जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए SST के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने क्लास 6 की पॉलिटी के प्रश्न लिए हुए हैं, पॉलिटी क्लास के, जिसमें संपूर्ण NCERT का निचोड़ हमने लिया है। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान के SST के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए। इससे पहले हम 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए। इसमें हमारा 7वां वीडियो है, क्योंकि जुलाई से हम सीटेट की पहले भी हम बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन जुलाई परीक्षा के लिए हमने 6 वीडियोज़ बना चुके हैं। आज हमारा 7वां वीडियोज़ है। तो देखिए, 60 में 60 अंक लाने के लिए आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा का हम ये सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहना है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, हमारा जो मुख्यमंत्री होता है, CM होता है, उसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा होता है, या फिर बी ऑप्शन हमारा है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है, या फिर प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, या फिर गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो देखिए, जो CM का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, वो देखिए हमारे चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधायकों के द्वारा ही ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का वर्णन करने में के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो देखिए, विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता की बात वो यहाँ पर हो रही है। तो विविधता में एकता की बात यहाँ पर किसने निर्माण की थी, विविधता में एकता का हमारा जो मुहावरा था वो किसने दिया था। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी एकता में विविधता, या विविधता में एकता। तो ये किसने दिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो देखिए, विविधता में एकता जो मुहावरे का निर्माण किया था भारत में, वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। क्या लिखी है, इन्होंने एक इंग्लिश में पुस्तक लिखी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। क्या लिखी थी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। क्या लिखी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इन्होंने पुस्तक लिखी है, विविधता में एकता। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया। तो देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर हमारा बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर किसने दिया था हमारा भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, 2 प्रश्न हमारे 2 तरीके से दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 हमने कराया, वो भी विविधता में एकता की बात हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न चेंज इसमें कर दिया भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए। तो देखिए, वहाँ पर प्रश्न का कुछ और मतलब था और यहाँ पर क्या था और है, लेकिन राइट आंसर हमारा एक ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा है, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। अब देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा है, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। यहाँ पर अगला है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाला जो उदाहरण है हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी ऑप्शन है कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो देखिए, विविधता में जो हमारी जो बात हो रही है, विविधता हो रही है क्योंकि बहुत सारी भाषाओं की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य भाषा की बात हो रही है।
तो कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? तो केरल की, मिजोरम की, या फिर गोवा, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर की बात यहाँ पर करेंगे हम, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गोवा। कहाँ की है? गोवा की है। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो देखिए, विविधता को जो बढ़ावा देता है, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, या फिर अपने त्योहारों को मानना। तो देखिए, विविधता जो बढ़ावा, विविधता को कौन देता है? वो विविधता को जो बढ़ावा देता है वो होता है हमारा अपनी मातृभाषा में बोलना। किसमें? अपनी मातृभाषा की भाषा बोलना, उसको हम कहते हैं विविधता को बढ़ावा देना। जो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, अपनी मदर टंग में बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कथन किसने दिया? तो भारत में एकता में अनेकता या फिर अनेकता में एकता जो कथन दिया था वो किसने दिया था? A.L. बासम का था, B.M. स्मिथ का था, या फिर मैक्स मूलर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, B.A. स्मिथ ने। किसने दिया था? B.A. स्मिथ ने दिया था ये कथन, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? तो देखिए, चीनी तिब्बती लिपि में असमी, बंगला, मणिपुरी, या फिर उड़िया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असमी। कौन सी है? असमी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, भाषा के आधार पर लोगों का जो विभाजन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है, भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है, प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग, या फिर हमारा डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, जो हमारे भाषा के आधार पर लोगों का जो विभाजन होता है वो किस सिद्धांत पर होता है? तो हमारे तीनों ऑप्शन ही हमारे बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो अनेकता में एकता है, अशिक्षा है, स्वावलंबन है, या फिर प्रादेशिकता है। तो देखिए, अनेकता में एकता है। क्या है? अनेकता में एकता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय समाज की यही प्रमुखता है कि अनेकता में एकता है, कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अनेक भाषा बोलकर भी एक भाषा में एक तरह से रहते हैं, एक जगह रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु निर्देश क्या हैं? तो देखिए, डी के बसु के जो निर्देश हैं वो क्या हैं? बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश हैं, या फिर गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के तौर पर पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं, या फिर कार्य स्तर पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश दिए थे। देखिए, डी के बसु ने जो उच्चतम न्यायालय में निर्देश दिए थे वो दिए थे ऑप्शन सी, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। क्योंकि देखिए, यहाँ पर गिरफ्तार करने के वाला पुलिस हमारा जो अत्याचार करती है उसके लिए हमने उससे जुड़े निर्देश डी के बसु ने दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत बार सीटेट की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए समझ आ रहा होगा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वो ऑप्शन ए है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। बी ऑप्शन है, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते हैं, या फिर कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती हैं। डी ऑप्शन है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात हो रही है, नेगेटिव आंसर पूछा है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। देखिए, ये हमारी तीन जो है ए बी सी, ये हमारे तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर भी यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव दास नहीं थे, तो पहले दास थे। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों
को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका। देखिए भारतीय की रियासतों को एकीकृत करने का मतलब होता है इकट्ठा करने में, किसमें, इकट्ठा करने की बात हो रही है। इकट्ठा करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई, वो किसने निभाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या फिर C राजगोपालाचारी ने। तो देखिए भारत को जो सभी रियासतें थीं उनको एकत्रित करने में सबसे ज़्यादा निर्णायक जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये गर्म दल के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारी भारत की रियासतों को एकत्रित करने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय की प्रक्रिया या फिर जनता का निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार या फिर मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण प्रक्रिया, ये हमारी क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये बात हमारी गलत है। जनता को मतदान का अधिकार भी है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव भी है। देखिए ये बात बिल्कुल तीनों हमारी सही है, लेकिन बी ऑप्शन हमारा गलत दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता से जो तात्पर्य है, धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, अधार्मिकता है, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है कि राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, किसी भी धर्म से नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को मान लेना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। देखिए राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में सबसे ऊंचे पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। तो देखिए सबसे जो उच्च उपागम है उसको चुनना है। आदर्श स्थितियों को दर्शाना या फिर वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना या फिर शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थिति देना। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे जो उचित हमारा पाठ्यक्रम था वो था हमारा ऑप्शन बी, वास्तविक परिस्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद आंसर देना है आपको। दो कथन दिए हैं ए और बी। देखिए पहला कथन दिया है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, लोकतंत्र चुनाव के संबंध में ये बात हमारी बिल्कुल सही है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं, ये बात हमारी सही है। अगला देखिए बी हमारा कथन दिया है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जाती हैं, तो ये बात भी हमारी सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए तानाशाही के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये बात हमारा कि तानाशाही जब होती है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये बात गलत दी गई। क्या है ये बात, क्या है, गलत है। तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने के लिए आवश्यकता नहीं है, ये बात हमारी सही है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये बात भी हमारी सही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, तो ये बात भी हमारी सही है। तो देखिए हमारी जो सही बातें हैं उनको हमारा सही उत्तर नहीं मानना है, हमारी जो गलत बात है उसको ही हम राइट आंसर यहाँ पर समझें, क्योंकि गलत प्रश्न ही पूछा है, ये गलत प्रश्न ऑप्शन यहाँ पर पूछा है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
बात पूछी गई कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो देखिए जब तानाशाह यहाँ भी राजा के प्रश्नों का मतलब जो होता है राजा के जो न्याय होते हैं उन पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उठा सकते हैं बोला है, यहाँ पर होता नहीं उठा सकते हैं, तब राइट आंसर नहीं होता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि निगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा है, गलत प्रश्न पूछा है, गलत कथन पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख जो भारतीय विचारक था वो पंडित नेहरू थे। एम एन राय थे या फिर एस ए डांगे थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक था। अगला देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए संवैधानिक सरकार की बात होती है तो यहाँ पर सभी सरकारें आ जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो देखिए कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो वो शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो देखिए हमारी ये तीनों पार्टी जो हैं वो क्या है, राजनीतिक दल में सम्मिलित हैं, लेकिन शिवसेना हमारा राष्ट्रीय दल में नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है, अपनी विचारधारा का प्रचार करना, ये राजनीतिक दल का उद्देश्य है। लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, लोकमत का निर्माण करना, लोकमत का निर्माण करना तो ये भी हमारा है। सरकार बनाने की आकांक्षा, ये भी हमारा राजनीतिक दल का उद्देश्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो देखिए जो वो निश्चित क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां पर हम अपना सभी मतदाता प्रतिनिधि चुनते हैं, तो राज्य कहलाता है, क्षेत्र, सीमा या फिर निर्वाचन क्षेत्र। तो देखिए वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया गया था। वो दांतों ने किया था, रोबेस्पियर ने किया था, मिराबो ने किया था या फिर मरात ने किया था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, मिराबो ने किया था असेंबली का नेतृत्व 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रभुसत्ता कहा जाता है, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए राजधार्मिक की बात हो रही है, जब किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? तो देखिए गलत पूछा है। तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, तो ये बात हमारी कुछ गलत दिखाई दे रही है। अगला है, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये बात सही है। देखिए लोकतंत्र में लोग दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद को नेता चुनने की छूट होती है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो ये बात भी हमारी सही है। तो राइट आंसर पूछा है गलत। तो देखिए संपूर्ण ताकत जो होती है शासक के पास, ये बात गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछा है। अगला बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की होती है? तो देखिए भारतीय जो राज्य की सरकार होती है वो किस प्रकार की होती है? अध्यक्षात्मक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, साम्यवादी सरकार होती है, पूंजीवादी सरकार होती है। तो देखिए भारतीय राज्य की जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। कौन सी होती है? लोकतांत्रिक सरकार होती है। भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, संघवाद से तात्पर्य है। तो देखिए संघवाद से तात्पर्य क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, या फिर न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। संघवाद का तात्पर्य है ऑप्शन बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य होता है। तो अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, या फिर राष्ट्रपति को चुनना। तो देखिए भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का जो कार्य होता है वो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो देखिए बहुजन समाज पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हमारा होगा वो आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में देना है। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा की तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए ज़रूर पता होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।